इंक्रीज़ योर पॉपुलेशन, अपने बच्चों की तादाद बढ़ाओ, अपनी खुद की तादाद बढ़ाओ। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स ये जनरली रिलीजियस स्टेटमेंट्स लगते हैं, परंतु ये रिलीजियस स्टेटमेंट है नहीं। रिसेंट में साउथ इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि जो उनका मोटिव था वो पॉलिटिकल मोटिव था, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात करें। इंडिया जैसी कंट्री जो कि पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुकी है, लगभग 140 करोड़ की जनता है हमारे पास, और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखा जाए तो मिड ऑफ 2023 हमने कहीं चाइना को सरपास कर दिया है। पॉपुलेशन तो एक बात है, पर पॉपुलेशन के साथ जो गरीबी आती है, जो इनइक्वलिटी आती है, वो एक अलग इशू है। इंडिया में देखा जाए तो 80 करोड़ लोग डायरेक्टली सरकार पर डिपेंडेंट है अपने इवन खाने पीने के लिए। जो सरकार का पीडीएस सिस्टम है यानी राशनिंग सिस्टम है, उसके बेनिफिशियरीज की जो नंबर है वो लगभग 80 करोड़ है। वहीं पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करें तो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजा कमेटी के बाद एक्चुअली भी कोई एस्टिमेशन नहीं है सरकार के पास ऑफिशियल। हालांकि रीसेंट डेटा सेट में जो हमारे पास डेटा है वो है वर्ल्ड बैंक का, जहां पे वो पॉवर्टी को नापती है पर्टिकुलर रेंज के नीचे, कि लगभग $2 के नीचे जो लोग पर डे के हिसाब से रहते हैं उनको वो पॉवर्टी मिलाती है। इसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया का बनता है दैट इज़ 11 to 12%। एंड यदि देखा जाए तो दिस ट्रांसलेट्स टू 3000 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन। यदि इसके नीचे कोई रह रहा है तो दैट इज़ अंडर पॉवर्टी लेवल। पर ये तो बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, इसके अलावा भी कई सारे रिलेटिव पुअर लोग रहते हैं और उसका एस्टिमेशन भी ऐसा कोई खास है नहीं हमारे पास। जो नीति आयोग है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, जिसके हिसाब से रिलेटिव पुअर या फिर मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हमारे इंडिया में लगभग 15% है। हालांकि यदि क्रेडिट स्विस के एक रिपोर्ट के हिसाब से जाए तो जो मिडिल क्लास है इंडिया का, दैट अकाउंट्स टू ओनली 2 to 3% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। इसके अलावा 97% जो लोग हैं वो लोअर क्लास में आते हैं, यानी कि दे आर रिलेटिवली पुअर। अब बात यह है कि इंडिया में पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड पॉवर्टी का जो इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बावजूद भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और कई सारे स्कॉलर्स जो है वो कह रहे हैं कि हमको अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। जो रिसेंट में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिला पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है वो 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुका है। दिस इज़ डेटा अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुका है और धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड पर जा रहा है, और शायद यही हमारी लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है कि हमको स्टेबलाइज करना है और डाउनवर्ड ट्रेंड पर जाना है। पर क्यों इससे पॉलिटिशियंस और स्कॉलर्स जो है वो चिंतित हैं? क्यों इस फर्टिलिटी रेट के नीचे आने से, जिसको कुछ समय पहले तक स्कॉलर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, आज स्कॉलर्स बोल रहे हैं और इवन पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि इसको ऊपर करना होगा, हमको पॉपुलेशन बढ़ानी होगी। इसका जो बहुत सिंपलिस्टिक रीजनिंग वो लोग देते हैं वो है चाइना और जापान जैसा जो कंट्री है उनकी आज हालत क्या हो रही है अपने पॉपुलेशन के डाउनवर्ड ट्रेंड से, या फिर जो नॉर्वेजियन कंट्रीज़ होती है, फिनलैंड, नॉर्वे एट्सेट्रा, तो उनकी भी जो सिचुएशन बन रही है लोअर पॉपुलेशन के कारण, वो जनरली रीज़न दिए जाते हैं। और इसमें बेसिकली 2 रीज़न आते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका एवरेज एज बढ़ जाएगा, जिसके कारण सरकार पे जो बर्डन है, जो पेंशन का बर्डन है, जो हेल्थ केयर का बर्डन है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, जिससे सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो लेबर अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि वर्किंग एज में है, जो लेबर फोर्स के लिए अवेलेबल है, उनके नंबर कम होते जाएंगे और इवेंचुअली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा जीडीपी पे। यानी कि एक तरफ तो जीडीपी कम होती जा रही है लेबर अवेलेबिलिटी के ना होने के कारण, और दूसरी तरफ सरकार पे जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए, जो कि शायद आज कुछ समय बाद चाइना फेस करेगा, आज जापान फेस कर रहा है और हमारे जो नॉर्वेजियन कंट्रीज़ है वो लोग फेस कर रहे हैं। हालांकि ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ये असल में एक बहुत नैरो डायमेंशन है, और ये एक बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल प्रोड्यूस करता है आपके सामने कि आपको अपनी फर्टिलिटी रेट या फिर पॉपुलेशन को गिरने क्यों नहीं देना चाहिए। पर इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि पर्दे के पीछे रह जाते हैं, जो कि अंडरलाइंड है, जो कि हमको डायरेक्टली प्राइमा फेसी दिखते नहीं हैं। इन डायमेंशन को हम लोग 1 by 1 देखने की कोशिश करते हैं, जो कि जनरली आपको कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ एनालिसिस या फिर एडिटोरियल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। पहला जो डायमेंशन है वो ये है कि यदि आपकी फर्टिलिटी रेट गिर रही है कंट्री की एज अ होल, तो कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी में जो सोशल वैल्यूज़ है और जो मॉरल वैल्यूज़ है वो अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी सोसाइटी में, जो भी आपकी कंट्री में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चली आ रही थी, जो फैब्रिक आपका, सोशल फैब्रिक आपका सोसाइटी ने हज़ारों सालों में क्रिएट करा था, वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि फैमिली यूनिट और इवन आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस की जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कम हो रहा है। यदि किसी कंट्री में जो फैमिली सिस्टम है या फिर जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो डिग्रेड होता है,
जैसा कि इंडिया के केस में हमने देखा कि हम लोग एक बॉन्डेड फैमिली या जॉइंट फैमिली से मूव होकर अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डिग्रेडेशन है आपके फैमिली सिस्टम में। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ फैमिली है वो छोटा हो जाता है, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बियर नहीं कर पाता, इसलिए ऑटोमेटिकली जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती है। सिमिलरली यदि मैरिज का इंस्टीट्यूशन देखें तो यदि इसकी वैल्यू डाउनग्रेड होती है, यानी मैरिज को ज़्यादातर लोग अपहोल्ड नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं, और यदि कर भी रहे हैं तो डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, इस केस में भी जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन होगी। और यहाँ पर समझने वाली बात एक और ये है कि यदि ये सोशल वैल्यूज़ या फिर ये मॉरल सोसाइटल वैल्यूज़ जो है वो डाउनग्रेड हो रही है, तो दैट डायरेक्टली शोज़ कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में वोकिज़म बढ़ रहा है। वोकिज़म का मतलब जो अल्ट्रा लिबरल थॉट्स होता है, या फिर जो इंडिविजुअल राइट की या फिर एक माइनॉरिटी राइट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म की जो बात करते हैं, या फिर LGBTQ राइट्स की जो बात करते हैं, वैसी आइडियोलॉजीज़ किसी भी सोसाइटी में बेसिकली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल फैब्रिक बना हुआ था सोसाइटी की, उसको तोड़ने में, उसको डाउनग्रेड करने में लगी हुई रहती है। इसलिए सोसाइटी में हमेशा एक बैलेंस बनना चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोसाइटल राइट्स, बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी राइट्स। तभी सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहेगा, तभी वो जो ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक बना आ रहा है वो कंटिन्यू होगा। अदरवाइज़ जो सोसाइटी है वो ब्रेकअप होती है। सेकंड इशू जो कि लोअर फर्टिलिटी रेट के साथ जुड़ा हुआ है और शायद हमको डायरेक्टली सरफेस लेवल पर दिखता नहीं है, और शायद यही इशू सबसे कम डिबेटेड है, या फिर ये इशू जो सबसे कम टॉक्ड अबाउट है इन केस ऑफ लोअर फर्टिलिटी, और वो है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। यानी कि यदि आपके कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपकी कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी कम है। यहाँ पे बेसिकली कोरिलेशन जो है वो ये है कि यदि ओवरऑल पॉपुलेशन का जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट विल लीड टू प्रॉब्लम इन कंसीविंग द चाइल्ड। और ये चीज़ें आपको डायरेक्टली दिखती है, जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है। ये चीज़ें स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और आजकल तो रूरल एरियाज़ में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपका बेसिकली जो फूड पैटर्न है, जो एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें आप खा रहे हैं, जितना पोल्यूशन है, प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर कैंड फूड हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है, जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके कारण डायरेक्टली कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। आज हर तीसरे चौथे आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यदि आप आज किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के उसके बायोमार्कर चेक करवाएं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। जो व्यक्ति के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर जाते हैं। ओबेसिटी रहती है, कई लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, उनको पता नहीं होता है, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, PCOS, PCOD एंड वेरियस अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इन सभी चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन है कंसीविंग में आने वाली प्रॉब्लम से। इसलिए आजकल आज देखो कि जो नॉर्मल डिलीवरी है दैट हैज़ बिकम एन एक्सेप्शन, और जो नॉर्मल कॉज में, जो नॉर्मल केस में डिलीवरी होती है दैट इज़ जनरली सिजेरियन, विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट नेचर हैड डिसाइडेड फॉर अस। नेचर ने ये हमारे लिए डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग कैची चाकू छुरी लेकर डिलीवरी करने वाले हैं। उसने तो एक नेचुरल सिलेक्शंस बनाया था। और इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, यदि नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ते हैं तो दैट विल लीड टू ए डिसबैलेंस्ड माइक्रोबायोटा इन दी चाइल्ड, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा और एक सिजेरियन डिलीवरी का बच्चा, तो जो नॉर्मल डिलीवरी का रहता है उसका जो माइक्रोबायोटा रहता है, जो उसके गट बैक्टीरियाज रहते हैं, उसकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू सिजेरियन चाइल्ड। दैट मीन्स जो नॉर्मल चाइल्ड है, जो नॉर्मल डिलीवरी चाइल्ड है, उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग कहीं ज़्यादा रहेगी दूसरे सिजेरियन बच्चे से, एंड इसी कारण काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। इसलिए ये जो इम्प्लीकेशन है लोअर TFR का सोसाइटी पर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री के एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसने का। ये जो को रिलेशन है बिटवीन ए कंट्रीज TFR और कंट्री का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, इसको प्रॉपरली स्टडी करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क और मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाली जो कंट्री पे बर्डन है उसको अभी से एस्टिमेट कर लिया जाए, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले लिए जाए। तीसरा जो इम्प्लीकेशन है विच इज़ रिलेटेड टू और विच इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ लोअर फर्टिलिटी, और वो डायरेक्टली हमको नॉर्मल लाइफ में दिख भी जाता है, स्पेशली अर्बनाइज सोसाइटी में, एंड दैट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक ब्रांडेड करके लाइन होती है जो कि बेसिकली वर्ल्ड को 2 हाफ में डिवाइड करती है। उसके हिसाब से जो उसके नॉर्थ में आता है दैट इज़ एडवांस्ड सोसाइटी, और जो साउथ में आता है दैट इज़ नॉट एडवांस्ड सोसाइटी। बेसिकली कहा यह जाता है कि जो एडवांस सोसाइटी है उधर एजुकेशनल लेवल्स अच्छे हैं, इसलिए उनका TFR या फिर फर्टिलिटी रेट कम होता है। वहीं पे जो नॉन एडवांस्ड है उनका एजुकेशन लेवल डाउन है और उनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर एक और कोरिलेशन ये भी ज़रूर आता है कि जहाँ जहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। यदि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी
तो बच्चे को पालना, उसकी एजुकेशन, उसका हेल्थ केयर, उसका वैक्सीनेशन, उसके लिए फैसिलिटीज़ सब कुछ महंगी होती है। इसलिए तो नंबर ऑफ़ चाइल्ड विच अ कपल कैन सस्टेन वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे यदि एग्जांपल देखें हम लोग साउथ कोरिया का और इवन ताइवान का, दे हैव रिलेटिवली वेरी वेरी लो लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी रेट। उनका फर्टिलिटी रेट लगभग 0.8 0.7 के आसपास रहता है। एंड दे आर द कंट्रीज़ विच आर हैविंग द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। इसलिए यदि किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, जो कि इंडिया के केस में शायद मेजर सिटीज़ में तो हो रही है। अब आते हैं चौथे इशू पे, विच इज़ बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक, और दिस इज़ नॉट ए reflection or implication of lower fertility rate, rather this is an reflection of या फिर implication of distorted fertility rate in India। इंडिया में जो साउथ इंडियन फर्टिलिटी रेट है those are very low, and जो नॉर्थ इंडियन फर्टिलिटी रेट है those are relatively high, and this leads to a distortion in population। साउथ इंडियन पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन रिलेटिवली ज़्यादा है, और ये सोसाइटी में एक सोशल रिफ्ट क्रिएट करता है, एक सोशल टेंशन क्रिएट करता है, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत अच्छी तरीके से उठाती हैं। और ये वही इशू है जिसके कारण हमारे साउथ इंडियन लीडर्स, साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस पॉपुलेशन बढ़ाने को बोल रहे हैं। दिस इज़ एन इशू ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है वहाँ पे कितने लोग किसी स्टेट से जाते हैं, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, उसको लेकर ये इशू है। क्योंकि लोकसभा में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। सीट डिवीजन में ये देखा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर कोई भी लोकसभा सीट जो है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ही आए, यानी कि कोई एक सीट या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या कहे तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे इंडिया में लगभग यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इसके चलते जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होगी उसको कम सीट्स मिलेगी। और जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, अपने फर्टिलिटी रेट को कम किया पिछले कुछ डिकेड्स में, जो कि एक तरीके से एक अच्छी बात है। पर इसके पॉलिटिकल रिपरकशन, इसका जो नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान, वो उनको आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। 2026 में इंडिया में डिलिमिटेशन होने वाला है, यानी कि जो लोकसभा में सीट्स है, जो स्टेट असेंबलीज में सीट्स है, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड सेंसस या फिर अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा। और इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी सीट्स लूज करेंगे सेंट्रल लेवल पर, विच शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू एनी बेटर परफॉर्मिंग स्टेट। क्योंकि जहाँ पे यूपी जैसे स्टेट जिनके पास ऑलरेडी 80 सीट है लोकसभा में और जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान भी नहीं दिया, उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब पड़ी है, उनको आने वाले डिलिमिटेशन में शायद 40 से 45 सीट का इजाफा होगा, उनको फ़ायदा होगा। और वहीं पे साउथ इंडियन स्टेट जैसे केरला, जैसे आंध्र प्रदेश, जिनके पास 20-25 सीट्स है लोकसभा में, उनकी 2 से 4 सीटें या 5 सीटें लूज़ हो जाएगी। यही रीज़न है कि रिसेंट में हमको द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत उभरती हुई दिखी है। और ये जो पॉलिटिक्स होती है, ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स होती है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये यदि सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाए, यदि सोसाइटी में पेनेट्रेट कर जाए, तो ये सोशल टेंशन्स बढ़ा देती है, ये सोशल डिवीज़न बढ़ा देती है। यदि आप हिस्ट्री से एग्जांपल उठा लो तो भले ही औरंगज़ेब ने कितना ही कम्युनल सेंटिमेंट का आदमी हो, पर उसकी पॉलिटिक्स सोसाइटी के लेवल तक नहीं उतरी थी। उसने भले ही जो स्टेट मशीनरी है उसको हिंदूज़ के खिलाफ भड़काया हो, पर वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर पाया। जो टेंशन हुआ करता था वो हिंदूज़ वर्सेस स्टेट हुआ करता था, ना कि सोसाइटल लेवल पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। पर यही चीज़ यदि आप अंग्रेज़ों के टाइम पर देखो, जहाँ पे उन्होंने डिविजिव पॉलिटिक्स खेली, उन्होंने इस कम्युनल पॉलिटिक्स को लोगों के सेंटिमेंट में डाला, वहाँ पे ये मुद्दा स्टेट वर्सेस लोगों का ना होकर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का हो गया। और यही शायद आज इंडिया में हो सकता है। ये जो द्रविड़ थ्योरी है, ये जो कास्ट इश्यूज़ है, ये सोसाइटी को इंटरनली खोखला करते हैं। और ये चीज़ इंडिया के केस में एक बहुत बड़ा इम्पेंडिंग डिज़ास्टर है। इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देखती है और कैसे हैंडल करती है, यह आगे आने वाला टाइम बताएगा। अब ये तो वो बात हुई जो लोअर फर्टिलिटी रेट के कारण इश्यूज़ बनते हैं और जो हमको डायरेक्टली दिखते नहीं हैं, जिसके बारे में डिस्कशंस कम होते हैं। इनको भी एक खुली आंखों से देखने की बहुत ज़रूरत है। पर मूविंग अहेड हमको क्या करना होगा, इसके बारे में भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए ऐसा भी ना हो कि हम लोग अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी फर्टिलिटी रेट को ऊपर करने के चक्कर में एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर दे जो कि नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाए, जिसमें कोई डेमोग्राफी नहीं है, जो कि गरीब अंडर नरिश्ड लोग हैं। ऐसी सोसाइटी हमको इंडिया में नहीं चाहिए। हमको आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी फर्टिलिटी रेट भी रिलेटिवली हाई रहे, यानी कि एटलीस्ट रिप्लेसमेंट रेट पर हो, ये नीचे ना जाए। और दूसरा, जो डेमोग्राफी क्रिएट हो रही है उससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहे। और जो सोसाइटी है
या जो कंट्री है वो एक करेक्ट सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहे। पहली चीज़ जो हमको देखनी पड़ेगी एंड दैट इज़ कि जो आगे आने वाली जनरेशन है दैट शुड रेस्पेक्ट दी सोशल ट्रेडिशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया विच हैव इवॉल्व्ड इन ईयर्स एंड ईयर्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ हरप्पन्स, जो कि हज़ारों सालों में इवॉल्व हुआ है। उन ट्रेडिशंस को, उन सोसाइटल वैल्यूज़ को हमको अपहोल्ड करना पड़ेगा। जो फैमिली यूनिट्स है उनकी रेस्पेक्ट बढ़ानी होगी, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ाना होगा। जो एल्डरलीज़ का रोल है, जो दादा दादी नाना नानी का रोल होता है, उसको रिवाइव करना होगा। इन लोगों का रोल, जो बूढ़े लोग होते हैं, इन लोगों का रोल किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी चाइल्ड रियरिंग में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो जो चीज़ें स्टोरी के फॉर्म में बच्चों को सुना देते हैं, जो सीख वो उन स्टोरीज से दे देते हैं, जो वैल्यूज़ वो इनकलकेट कर देते हैं बच्चों में, वो आपका स्कूल नहीं कर सकता, वो माँ बाप भी नहीं कर सकते। और इसी से एक स्ट्रॉन्ग सोशल फैब्रिक क्रिएट होगा जहाँ पे सोशल इंटीग्रिटी बनी रहेगी, सोशल हार्मनी रहेगी, लोगों के बीच में कंपैशन रहेगा। इसलिए जो ट्रेडिशंस है उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, इकोनॉमिक लेवल पे हमको आगे आने वाली पॉपुलेशन में वो स्किल्स डेवलप करने होंगे जिनके थ्रू वो अपना गुजर बसर कर सके, जिनके थ्रू वो डिसफंक्ट या फिर अनफंक्ट ना रहे इकोनॉमी में, जो आज काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज मेजॉरिटी लोग, लगभग 40% के आसपास ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे आर नॉट स्किल्ड। इस लैक ऑफ स्किल को, इस लैक ऑफ एजुकेशन को हमको भरना होगा। डिग्रीज पर से इंपॉर्टेंस हटाना होगा, जो स्किल है उस पर इंपॉर्टेंस लाना होगा। इंडस्ट्री बेस स्किल्स जनरेट करने होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करनी होगी, और इसके लिए ओवरऑल सोसाइटी की भी मेंटालिटी को कुछ हद तक बदलना होगा। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए सोसाइटी को ओपन होना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये जो पॉपुलेशन आगे आने वाली है ये सोसाइटी के लिए एक बून क्रिएट हो, ना कि एक बर्डन बन के आए। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आज फोकस पर भी है पर वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। मिसअंडरस्टूड मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन को सरकार भले ही पुश कर रही हो, लोग भले ही पुश कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस पुश कर रही हो, पर वो एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट डालने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इज़ नॉट बेसिकली यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। न्यूट्रिशन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इट डिपेंड्स कि न्यूट्रिशन डिपेंड करता है आपके वर्क एनवायरनमेंट पे, आपके बेसिकली प्रोफेशन पे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे, आपके जेनेटिक्स पे। इन सब चीज़ों को मिला के आपका न्यूट्रिशन बनता है। न्यूट्रिशन ख़राब होता है तो आपकी लॉन्जेटिविटी कम होती है, आपके वर्किंग ईयर्स कम होते हैं, आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसलिए न्यूट्रिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके इस नॉलेज को इतना बढ़ाने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअलाइज्ड लेवल पे लोग खुद की बॉडी के हिसाब से खुद का न्यूट्रिशन समझे और उस हिसाब से न्यूट्रिशन लें। हालांकि ये फ्यूचरिस्टिक बात है, अभी जितना न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है वो भी ठीक है, वो रिलेटिवली कम है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब एंडिंग नोट में एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन से, जैसे कि आज हम 140 करोड़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था 1800 के आसपास, माल्थस करके एक स्कॉलर था जिसने कहा था कि ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा गरीबी बनाता है और ज़्यादा गरीबी भुखमरी क्रिएट करता है और लोग मरते हैं। उसने कहा था कि जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 से 2 बिलियन मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि इससे ऊपर यदि 2 बिलियन से ऊपर लोग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली भुखमरी या फिर पेंडेमिक के कारण मारे जाएंगे। अब ये 1800 की बात है, पर जो माल्थस ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था वो ये था कि टेक्नोलॉजिकली हम इस चीज़ को बीट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा और हम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएंगे। ये आगे जाके ट्रू भी हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया और ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। पर उसके बाद भी जो 1980s 1990s तक के स्कॉलर्स थे वो कहते थे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अर्थ मेंटेन कर सकती है दैट इज़ 4 to 5 बिलियन, पर आज हम 8 बिलियन पे खड़े हैं, तब भी हम सस्टेन कर रहे हैं, तब भी पॉपुलेशन के लिए इनफ खाने को है। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि देखा जाए तो आयरॉनिकली 1960s में जब हमारी पॉपुलेशन 50 करोड़ के आसपास थी, तब लाल बहादुर शास्त्री को ये बोलना पड़ा था कि आप एक टाइम के खाना स्किप करिए। और आज हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें से 80 करोड़ डायरेक्टली सरकार पे डिपेंडेंट है। आज हमारे पास इतना प्रोडक्शन है कि लगभग 40% लीकेजेस के बाद, वेस्टेजेस के बाद 140 करोड़ को खाना खिलाने के बाद भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज इतना हो गया है तो आगे भी और होगा, यानी कि पॉपुलेशन सस्टेन होगी। पर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी यदि एडवांस होगी, जहाँ आज हम लोग मार्स पे सिविलाइजेशन बैठाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भुखमरी से हमको डरना नहीं चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन से हमको डरना नहीं चाहिए। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पॉपुलेशन आगे आने वाले टाइम में बर्डन ना बन जाए और ये कोई सोशल टेंशन क्रिएट ना करे।